इसलिए बोला था मैं आपको शांत। हाँ चलो देखते हैं। माइक्रोफोन ऑफ कर लो सचिन। हाँ ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी में पढ़ा रहा था। इलास्टिसिटी की जो फर्स्ट लेक्चर थी उसमें मैंने बताया था इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। कौन कौन सी इलास्टिक कांस्टेंट्स होती है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में बताया था। एक थी यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या थी, ये थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को लिखी जाती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से। तो यहाँ से F को क्या लिखी जा सकती है, F को लिखी जा सकती है वाई ए ओवर एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, इस तरीके से लिखी जा सकती है, इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, F को वाई ए बाय एल एक कांस्टेंट है K, इसको K इंटू एल लिखी जा सकती है। तो यह स्प्रिंग टाइप है, दिस इज लाइक अ स्प्रिंग, दिस इज लाइक अ स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग में फॉर्मूला लगाते हैं ये वाली लगा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग में कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, स्प्रिंग में फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल्स टू के एक्स। वैसे ही इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए, इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के लिए हम यूज करेंगे F इक्वल टू के इंटू एक्स, लेकिन यहाँ पे K होगा वाई ए अपॉन एल, K की वैल्यू वाई ए अपॉन एल पे डिपेंड करेगी। तो स्प्रिंग के सारे प्रॉब्लम्स इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन कि यहाँ पे हमने क्या करा, एक रॉड को वॉल पे फिक्स कर दिया। ये एक रॉड जिसकी लेंथ है एल नॉट, और इसको वॉल पे फिक्स करके इधर फोर्स लगाया। तो आपको पता है फोर्स लगाने से क्या होगी, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी, इलास्टिक बॉडी की लेंथ चेंज होती है। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। कितना चेंज हो गया, डेल्टा एल से चेंज हो गया। मान लो ये वाली लेंथ एल से चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो कितनी इलास्टिक कांस्टेंट लिखेंगे स्प्रिंग के टर्म्स में, तो यहाँ पे लिखी जाएगी के की वैल्यू हो जाएगी वाई एरिया अपॉन शुरू वाली लेंथ, यह स्प्रिंग कांस्टेंट के जैसा वर्क करेगा। और इस एफ की वैल्यू लिखेंगे के इंटू चेंज इन लेंथ। अब जैसे स्प्रिंग में एक क्वेश्चन आती है, इसी को ना आप इसी को इक्विवेलेंट स्प्रिंग किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका कांस्टेंट के है और के को हम लोग इलास्टिसिटी में वाई ए अपॉन एल लिखेंगे। तो आपको पता है स्प्रिंग में कितनी वर्क करनी पड़ती है, वर्क डन टू स्ट्रेच स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितनी वर्क करनी पड़ती है। तो हमें पता है वर्क की फॉर्मूला होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही क्वेश्चन में बोले कि नहीं हमें रॉड के लेंथ को चेंज करनी है, उसमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी। तो हम मान लेंगे रॉड एक स्प्रिंग की तरह है, इट इज लाइक अ स्प्रिंग। इस तरीके से स्प्रिंग बना देंगे जिसका कांस्टेंट होगा वाई ए अपॉन एल, और हमने फोर्स लगाया एफ, तो कितनी हो जाएगी, वर्क डन यहाँ पे हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स की के की वैल्यू क्या रखेंगे, के की वैल्यू होती है वाई ए अपॉन एल, और एक्स होती है कितनी लंबाई पड़ी, दैट इज एल स्क्वायर। इस तरीके से वर्क डन को लिखी जा सकती है। तो जब भी रॉड के क्वेश्चन आए तो आप उसे स्प्रिंग में कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो ये एक इलास्टिसिटी थी यंग्स मॉडुलस।
और इसमें जो लॉ है, लॉ रिलेटेड विद इलास्टिसिटी, इसको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था। कौन कौन सी लॉ है इलास्टिसिटी के लिए? तो केवल एक लॉ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होती है डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन इन बॉडी। जब भी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो थोड़ी सी शेप बदल जाती है, दैट इज डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेस क्या होती है? कितना फोर्स बॉडी पे लगाया डिवाइडेड बाय उसका एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैथमेटिकली। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। लिमिट से बाहर ये रिलेशन प्रोपोर्शनल नहीं होगी, ये हुक्स ने बताया था। हुक्स का क्या कहना था? हुक्स की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? पहली कि विद इन एलास्टिक लिमिट, विद इन एलास्टिक लिमिट, एलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई होती है। स्ट्रेस को सिग्मा से और स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल होती है ना तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो ग्राफ होगी वह स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ elastic body lies out of the limit, मान लो उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, तब क्या होगी? तो स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगी। तब स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं होगी, है ना, प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो इसकी जो ग्राफ आएगी कुछ कर्व आएगी, इसकी ग्राफ कुछ ना कर्व इस तरीके से आएगी। तो ये दो पार्ट है इलास्टिक। ओवरऑल को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो रियल में स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ ऐसी दिखती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ को देखना हो तो इस तरीके से दिखती है। पहले स्ट्रेट लाइन होती है, फिर क्या होती है? धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आती है, इस तरीके से डिफॉर्म करती है। उसके बाद क्या होती है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टूट भी जा सकती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के ब्रेक भी कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप देख लो। जैसे ये वाली जो पॉइंट है, मान लो ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो ओ से ए को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोले, है ना। और ये जो ए से बी है, ए से बी वो रीजन है, ए टू बी वो रीजन है जिसमें क्या होती है? बॉडी इलास्टिक लिमिट से तो बाहर होती है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगा। बॉडी रीगेन शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे तो रीगेन कर लेगा। लेकिन बी से आगे, मान लो बी से सी की बात करता हूँ, तो बी से सी में क्या होती है? जब आप बी से सी में जाएंगे तो ना बॉडी, आप फोर्स हटा लो तो भी बॉडी की शेप बदली ही रहेगी। इवन आफ्टर रिमूवल, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, रिमूवल ऑफ फोर्स, देयर इज नेट स्ट्रेन इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। कहाँ पे रह जाएगा? बी और सी, बी के बाद, बी के बाद कहीं भी रह ही जाएगी वो डिफॉर्मेशन।
उसके बाद देखो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से स्ट्रेन आ रहा है, ये स्ट्रेन की ग्राफ है, काफी तेजी से स्ट्रेन हो रहा है और लास्टली यहाँ पे जाकर के टूट जा रहा है। ये हो गई ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे लास्टली जाके टूट जाती है। तो इस लिमिट के अंदर ही हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं। ओ से ए के बीच ही हुक्स लॉ की यूज करी जाती है ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ को यूज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल बॉडीज की, या लॉन्गिट्यूडनल बॉडीज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास इसमें जो स्ट्रेन आती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेस कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा एल और ई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों में रिलेशन क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है प्रोपोर्शनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज नॉन एज यंग्स मॉडुलस। तो ना क्वेश्चन इसके ग्राफ पे और मैथमेटिक्स पे बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन? जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन करता है कि हमारे पास दो, एक ग्राफ गिवन है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। किसकी ग्राफ गिवन है? स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ गिवन है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ गिवन है और इसमें दो लाइन है, दो लाइनें हैं हमारे पास। कौन कौन सी लाइनें हैं? एक लाइन है ए और दूसरी लाइन है बी। ये ए और बी दो लाइनें। तो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है किस वाले बॉडी में ज्यादा स्ट्रेन है, किस बॉडी में ज्यादा स्ट्रेन है, आपको ये बतानी है। ए और बी दो बॉडी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी हैव लार्जर स्ट्रेन, विच बॉडी हैव लार्जर स्ट्रेन, कौन किस बॉडी में ज्यादा स्ट्रेन है? तो आप देख लो ना, सर जिसका एंगल ज्यादा हो। हाँ इसमें स्ट्रेन थोड़ी सी है। सर जिसका एंगल ज्यादा। क्या क्या बोल रहे हो सचिन? जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा। किसका ज्यादा स्ट्रेन होगा? तो देखो ये वाली ए की स्ट्रेन इतनी है और बी की स्ट्रेन इतनी है, तो किसकी स्ट्रेन ज्यादा है दिख रही है? ये वाली स्ट्रेन की ग्राफ है, तो स्ट्रेन किसकी ज्यादा दिख रही है? बी की दिख रही है, स्ट्रेन बी की लार्जर है। विच बॉडी है लार्जर स्ट्रेन? तो बी। स्ट्रेस किसकी ज्यादा है? विच बॉडी हैव लार्जर स्ट्रेस, विच बॉडी हैव लार्जर स्ट्रेस, किस बॉडी के पास लार्जर स्ट्रेस है? आप देखो ए बॉडी की स्ट्रेस बी बॉडी से ज्यादा है, ये वाली स्ट्रेस की एक्सिस है, तो हाइट किसकी ज्यादा है? स्ट्रेस की, ए की ज्यादा है, तो स्ट्रेस ए की ज्यादा है, स्ट्रेस ऑफ ए इज लार्जर देन दैट ऑफ बी। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछी जा सकती है ग्राफ से, विच बॉडी हैव मोर यंग्स मॉडुलस, कौन से बॉडी की यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? ए और बी ग्राफ को देख करके बताओ, ये ए वाली ग्राफ है और ये बी वाली ग्राफ है, किस बॉडी की यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? तो यंग्स मॉडुलस कैसे ग्राफ में देखेंगे? तो हमारे पास पता है सिग्मा होती है y इंटू ई, तो y हो जाएगी सिग्मा अपॉन ई। ये परपेंडिकुलर है, देखो एक्सिस में ये सिग्मा परपेंडिकुलर पे है और ई बेस पे है, तो सिग्मा अपॉन ई ना टेन थीटा प्रोवाइड करेगा। टेन थीटा। हाँ, तो इन सिग्मा ई ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो ग्राफ है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ
यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द tan थीटा, यानी स्लोप देखेंगे, है ना, स्लोप देखेंगे। स्लोप जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगी। स्लोप अगर ग्रेटर है इट मीन्स यंग्स मॉडुलस ग्रेटर होगी। स्लोप अगर कम है तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम है। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस क्या है, 0 है ना। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब आप देख के बताओ ग्राफ में, इस ग्राफ में किसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। ग्राफ में देख करके बताओ कि B का tan थीटा ज्यादा है कि A का tan थीटा ज्यादा है। किसका tan थीटा ज्यादा है सिर्फ, किसकी tan थीटा ज्यादा है, A की। A की tan थीटा ज्यादा है तो इसीलिए यंग्स मॉडुलस A की क्या होगी, ग्रेटर होगी। एज tan थीटा ऑफ A इज लार्जर, इसलिए हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ A इज लार्जर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ B। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ है और इसमें गिवन है 1 2 3 1 2 3 गिवन। चलो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही ऑप्शन है बताना। फर्स्ट ऑप्शन y1 is greater than y2 is greater than y3। सेकेंड ऑप्शन y1 equals to y2 equals to y3। थर्ड ऑप्शन y1 is less than y2 is less than y3। फोर्थ ऑप्शन सर y1 थर्ड सही है equals to इसमें। y2 not equals to y3। कौन सा ऑप्शन सही है सचिन। सर थर्ड। हाँ थर्ड सही है, हाँ नहीं सही। सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा कौन सा हाँ सर सही थर्ड सही है। है कौन सा सही है, सर वो थर्ड ही सही है सर, थर्ड ही सही है ना। क्योंकि थर्ड, इसमें एंगल tan थीटा सर थर्ड वाले का ज्यादा है, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट में। हाँ यस हाँ। सर। तो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा एंगल है, सेकंड वाले का उससे कम, फर्स्ट वाले का सबसे कम। तो जिसकी एंगल कम, जिसकी एंगल कम उसकी वाई कम। बस ये ट्रिक हो गई। जिसकी थीटा कम उसकी यंग्स मॉडुलस कम हो गई, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करी जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मान लो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ है और इस तरीके का ग्राफ्स गिवन है, इस तरीके का ग्राफ्स गिवन है आपको, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ ए पॉइंट की यंग्स मॉडुलस क्या है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ पॉइंट ए, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ पॉइंट ए। बताओ पॉइंट ए की यंग्स मॉडुलस क्या है, ट्राई करो। कितनी है ए पॉइंट की यंग्स मॉडुलस, पॉइंट ए की यंग्स मॉडुलस क्या है। तो पहले ही मैं बताया ना, ग्राफ में tan थीटा देखेंगे, ग्राफ में कुछ और नहीं देखेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ है तो बताओ यहाँ पे थीटा कितनी है। कर्व तो ऐसे हो गई ना, तो यहाँ पे तो थीटा 0 है। नहीं, यहाँ पे थीटा कितनी है, 0 है। यहाँ पे थीटा 0 है, 0 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस इज 0। यंग्स मॉडुलस ए पे क्या है, 0 है। अब बताओ बी पे क्या है, बी पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस बताओ, बी पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस क्या है। सर बी पर भी 0 होगा सर। हाँ वेरी गुड, बी पे भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी tan थीटा 0 है, यहाँ पे भी tan थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है। तो यंग्स मॉडुलस बी की भी 0 हो गई, ए पे 0 हो गई, बी पे भी 0 हो गई, बी पे भी 0 हो गई। सी पे क्या है, सी पे, सी पे भी 0 है, सी पे भी सर 0 है। सी पर भी 0 है सर। यस सर। हाँ सी पे भी 0 है, तो यंग्स मॉडुलस सी पे भी हो गई 0।
इस तरीके के क्वेश्चन आता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है इस तरीके से, ग्राफ गिवन है, इस तरीके का मान लो ग्राफ गिवन है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ओ ए बी, है ना, सी, यहाँ पे मान लो पॉइंट सी है और ये डी है, ई एफ। आपको बताना है यंग्स मॉडुलस नेगेटिव कहाँ है। यंग्स मॉडुलस इज नेगेटिव, किस पार्ट में यंग्स मॉडुलस नेगेटिव है, इन विच पार्ट यंग्स मॉडुलस इज नेगेटिव। ऑप्शन है ओ से ए, ऑप्शन बी है ए से बी, ऑप्शन सी है सी से डी, है ना, ऑप्शन डी है, ऑप्शन फोर्थ है ई टू एफ। कौन से पार्ट में यंग्स मॉडुलस नेगेटिव है, ये बतानी है। सर सी से डी सर। सही समझे, क्योंकि सही है सी से डी में, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस होती है tan थीटा, तो जहाँ पे थीटा नेगेटिव होगी वहीं पे यंग्स मॉडुलस भी नेगेटिव होगी। तो थीटा नेगेटिव तब होगी जब थीटा की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस नेगेटिव तब होगा जब ग्राफ में, जब ग्राफ में थीटा होगी ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। और y पॉजिटिव कब होगी, y पॉजिटिव तब होगी जब ग्राफ में थीटा होगी लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस को। समझ में आ गया यंग्स मॉडुलस पे कैसे क्वेश्चन आता है। यंग्स मॉडुलस और इसका जो हुक्स का लॉ है, इस तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है। सेकेंड लॉ, सेकेंड जो हमारे पास मॉडुलस है, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बी के इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जी। बल्क मॉडुलस क्या होती है, बल्क मॉडुलस होती है माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस को भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को ही बल्क मॉडुलस बोली गई। तो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होती है दैट इज चेंज इन द प्रेशर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है डेल्टा वी बाई वी। तो यहीं से आ जाती है बी की वैल्यू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ये आ जाती है। तो इस तरीके से बल्क मॉडुलस को डिफाइन करी गई है, ठीक है। बल्क मॉडुलस को इस तरीके से डिफाइन करी गई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, मान लो एक बबल्स ना h डेप्थ पे है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और इस लिक्विड की बल्क मॉडुलस गिवन है। बल्क मॉडुलस है b, लिक्विड की डेंसिटी है रो, इसकी डेप्थ है h। तो सरफेस पे जैसे ही बबल आती है ना तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, आर डैश हो जाती है। तो क्वेश्चन में आपसे हो सकता है पूछे कि आर डैश क्या होगी, आर डैश क्या होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, एच डेप्थ पे प्रेशर क्या होती है, पी नोट प्लस रो जी एच। और यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कितनी होगी, यहाँ पे प्रेशर होगी पी नॉट, क्योंकि डेप्थ बहुत कम है, बबल्स की साइज भी तो कम होती है। तो ये प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी बाई वी। तो माइनस डेल्टा पी, प्रेशर में डिफरेंस कितनी है, रो जी एच की है, वॉल्यूम में चेंज कितनी आई,
तो 4/3 पाई आर डैश क्यू माइनस आर क्यू, ये हो गई वॉल्यूम में चेंज। शुरू में वॉल्यूम कितनी थी 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गई। तो बल्क मॉडुलस क्या आती है माइनस रो जी एच डिवाइड मल्टीप्लाइड आर क्यू ओवर आर डैश क्यू माइनस आर क्यू। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बल्क मॉडुलस ही पूछी जाए, तो बल्क मॉडुलस को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। या अगर आर डैश की वैल्यू फाइनल रेडियस पूछी गई है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, सारी वैल्यू गिवन रहेगी, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगी। आर डैश क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर डैश की वैल्यू आर डैश क्यू माइनस आर क्यू माइनस रो जी एच इंटू आर क्यू। तो देखो आर डैश क्यू क्या हो जाएगी, आर क्यू 1 माइनस रो जी एच, तो उधर क्यूब रूट अगर लेंगे तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी आर अंडर रूट 1 माइनस रो जी एच। तो इस तरीके से फाइनल साइज कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज द फाइनल साइज ऑफ द बबल, फाइनल साइज ऑफ बबल। इस तरीके से बल्क मॉडुलस के क्वेश्चन आते हैं। और एक थर्ड हमने बताया था शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करी जाती है। ये क्या होती है, तो अगेन शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है शियर स्ट्रेन के, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, दैट इज नॉन एज शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। इसके बारे में भी प्रीवियस क्लास में बताया था, शियर मॉडुलस ये हो जाती है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो एक बॉडी इस तरीके का है जिसका एरिया है एस, और हमने क्या किया इस पे फोर्स लगाया, तो क्या हो जाती है ना, ये आप देखेंगे अगर साइड से तो पहले ऐसी शेप की थी, अब थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ जाती है, इसमें ऐसी शेप की हो जाती है। तो दिस एंगल इज नॉन एज शियर स्ट्रेन। और अगर ये वाली लेंथ x है और ये वाली हाइट h है, तो यहाँ पे थीटा को बोली जाती है शियर स्ट्रेन, और ज्योमेट्री से थीटा को x/h बोली जा सकती है, तो इसी को शियर स्ट्रेन बोली जाती है। शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस होती है कि आपने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया और किस सरफेस के पैरेलल लगाया। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं एस सरफेस के पैरेलल, तो उसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू ईटा इंटू शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू अभी बताया F/S, और शियर स्ट्रेन की वैल्यू होती है थीटा। तो इस तरीके से ईटा को भी डिफाइन करा जा सकता है F/S थीटा। ठीक है, इसमें एक टर्म्स यूज करते हैं, एक लॉ है पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। हाँ, तो ये क्या कहलाती है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या होती है आप देखना, पॉइसन्स रेशियो क्या होती है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है हमारे पास L लेंथ की, और आप ना क्या करो दोनों साइड से फोर्सेस लगा करके इसको पुल करो, तो जैसे ही आप इसको पुल करेंगे तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी। कैसी चेंज होगी, कैसी चेंज होगी, आपको क्या लगता है ये वाली टी कम होगी कि ज्यादा होगी, पुल करने से टी कम कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, कम। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुत सारी ऐसी बॉडीज है ना जिसमें कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, और नहीं भी चेंज होती है। बहुत सारी, एक हमारे पास बॉडी है कॉर्क, जिसको ना आप अगर पुल करेंगे तो ये वाली जो शेप है वो चेंज सेम ही रहेगी थिकनेस, और उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी क्या होती है लंबाई बढ़ जाती है, इस तरीके से।
और रबर में अगर आप देखें तो रबर में क्या होती है, रबर में क्या होती है, रबर में आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या होती है, रबर में बहुत कम डिफॉर्मेशन आता है ये वाली लेंथ का, लंबाई तो बहुत बढ़ जाती है लेकिन रिलेटिवली ये वाली डिफॉर्मेशन कम आती है। और भी बहुत तरीके के बॉडी है ना, जिसमें कि ये वाली अगर आप इधर से मान लो पुश करोगे, बहुत सारी बॉडीज है जिसको आप इधर से पुश करोगे तो आपको लगता है कि ये वाली बढ़ेगी, लेकिन रियल में ना प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये कम हो जाएगी। ऐसी बॉडी डिजाइन करी जाती है मैथमेटिकली इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में। तो हमारे सिलेबस में वो तीनों तरीके के बॉडी को यूज में लाता है। एक ऐसी बॉडी होगी, एक सिंपल बात करता हूँ पहले, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी हमने सेलेक्ट किया और इस पे फोर्स अप्लाई करा आउटसाइड से, तो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। कैसे डायमेंशन चेंज हो जाएगी, अगर जनरल बॉडी की बात करें तो हमें लगता है कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा लगता है नहीं। अगर मान लो हमने ऐसा कोई क्यूबॉइडल शेप का बॉडी ले रखा है, क्यूबॉइडल शेप की बॉडी ले रखा है, तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे दोनों साइड से तो ये वाली लेंथ एल तो बढ़ेगी, लेकिन मान लो दो लेंथ और ले रहा हूँ, ये वाली लेंथ है ए और ये वाली लेंथ है बी, तो एक कम हो जाएगी और बी भी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। ए भी लेस हो जाएगी और बी भी लेस हो जाएगी। जैसे जनरली हम बात कर जनरल बात करते हैं जो प्रैक्टिकली हमें दिखता है, जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इसके इंक्रीज होने से बी की वैल्यू कम हो जाती है और ए की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म, तो कितना इस एल में कितनी इंक्रीमेंट हो और बी में कितनी डिक्रीमेंट हो, ये कैसे पता करेंगे। हाउ वी कैन रिलेट, हाउ वी कैन रिलेट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन एल एंड डिक्रीमेंट इन ए एंड बी, ये कैसे हम लोग पता कर पाएंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है पॉइसन, पॉइसन ने बताया प्रैक्टिकली कि जिस लेंथ के अलोंग हम फोर्स लगा रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिस लेंथ के अलोंग हम फोर्स लगाएंगे दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये वाली मान लो हमने इधर फोर्स लगाया तो इस एक्सिस को ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ उसके पैरेलल है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और जो लेंथ ठीक इसके परपेंडिकुलर है, दो लेंथ देखो परपेंडिकुलर है, एक ये वाली और एक ये वाली लेंथ फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलेंगे लैटरल या ट्रांसवर्स। तो पॉइसन ने बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होगी या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी वो लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो लैटरल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स अगर इसमें 2% की एरर आती है या 2% की इंक्रीमेंट होती है तो इसमें 2% की लॉस होगी। तो उसने क्या कहा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल। तो ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल, ये डिपेंड किस पे करेगा, डेल्टा ए बाई ए या डेल्टा बी बाई बी पे। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज नोन एज पॉइसंस कांस्टेंट, ठीक है। उसे क्या बोली जाएगी, पॉइसंस कांस्टेंट। तो जितनी आप इधर से पुल करो, पुल करने पे क्या होगी, ये वाली डायमेंशन चेंज होगी और जैसे ये चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आएगी। पहले आप एक्शन दोगे तब रिएक्शन आएगी। पहले आप किस में चेंज करोगे, एल में, उसके बाद किस में चेंज आ जाएगी, बी में चेंज आ जाएगी।
तो बी में जो चेंज आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एल में चेंज पे डिपेंड कर रही है। एल में जब तक चेंज नहीं करेंगे बी में चेंज नहीं आएगी। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट दी जाती है ना? इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट दी जाती है म्यू। दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स कांस्टेंट। इसी को पॉइसन कांस्टेंट बोली जाती है। और अगर आप साइन के साथ यहाँ पे देखो तो एल में इंक्रीमेंट थी तो प्लस लिखा और बी में डिक्रीमेंट थी तो माइनस लिखा। तो म्यू को इस तरह से डिफाइन करी जाती है, माइनस डेल्टा बी बाई बी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। और ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होती है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होती है। तो इसको इस तरीके से सिंपली लिखी जा सकती है। ये क्या है? ये है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। और ये क्या है? ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद नेगेटिव साइन इज नॉन एज पॉइसन्स रेशियो। अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है प्रैक्टिकली? तो पहले मैं थ्योरेटिकल बात करते हैं। थ्योरेटिकल जो वैल्यूज होती है ना म्यू की, पॉइसन्स रेशियो की, वो वैल्यू वेरी करता है। म्यू की वैल्यू थ्योरेटिकली -1 से 0 तक लाई करती है, सॉरी -1 से 0.5 तक। ये थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है? प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो प्रैक्टिकली जो हम बनाते हैं, जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं नॉर्मली, उसकी वैल्यू 0 से 0.5 के बीच वेरी करती है। किसके बीच वेरी करती है? 0.5 से 0 के बीच। अब आप बता सकते हो कि म्यू 0 किसका हो सकता है? म्यू 0 का मतलब क्या है? म्यू 0 मीन्स व्हाट? अगर मैं पॉइसन्स रेशियो 0 ले रखा हूँ, पॉइसन्स रेशियो 0, तो इसकी मीनिंग क्या है? हमें ये समझना है। पॉइसन्स रेशियो अगर 0 है तो इसकी कुछ तो मीनिंग रही होगी। तो अभी हमने बताया कि जो म्यू होती है माइनस डेल्टा बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल होती है। तो अगर इसको 0 कर दो तो डेल्टा बी अपॉन बी क्या है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा बी 0। डेल्टा बी 0 का मतलब बी कांस्टेंट, यानी बी चेंज नहीं होगी। हमने मान लो एक बॉडी लिया, बॉडी पे फोर्स लगाया, लेकिन ये जो बी लेंथ है वो चेंज ही नहीं हो रही है। लेंथ तो चेंज हो रही है लेकिन बी ही नहीं चेंज हो रही है। तो इस तरीके की जो बॉडी होगी उसके लिए क्या होगी? पॉइसन्स रेशियो 0 होगी। उसके लिए पॉइसन्स रेशियो क्या होगी? 0 होगी। किस बॉडी के लिए पॉइसन्स रेशियो 0 होगी? जिसमें बॉडी के लैटरल डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आती हो। इफ देयर इज नो चेंज इन लैटरल डायमेंशन, तो इसके लिए म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। म्यू को क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। तो बहुत सारे वैल्यूज हैं। जैसे हम लोग बात करें म्यू 0 किसकी होती है, तो कॉर्क एक मटेरियल है, COR की, कॉर्क। कॉर्क मटेरियल की म्यू होती है 0। और की क्या होती है? म्यू 0। रबर की बात करो ना तो रबर की म्यू होती है 0.5। और आयरन और स्टील की बात करो तो आयरन या स्टील की म्यू की वैल्यू लगभग 0.2 के करीब होती है। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं वो 0 से 0.5 के बीच ही वैरी करते हैं, पॉइसन्स रेशियो। ठीक है।